हाँ बच्चों, कैसे हो सभी? अब हम किसका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं? बोलो। AS5 का। AS5 का नाम, सबसे बड़ा नाम बच्चों किसका है सभी स्टैंडर्ड्स में? AS5 का नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंजेस इन काउंटिंग पॉलिसीज। नाम जितना भी इंस्टीट्यूट लिखता है वो सारे के सारे इन्वर्टेड कॉमा में लिखता है और सही से लिखता है। तो आपको बच्चों क्या ध्यान रखना है? प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो इसके नाम में 3 चीजें हैं, लेकिन एक्चुअल में कितनी चीजें हैं? 5। पहला क्या है? ऑर्डिनरी। दूसरा क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तीसरा प्रायर पीरियड आइटम। चौथा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। और पांचवा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो इस एस में टोटल हमने कितनी बातें करनी होती है बच्चों? 5। पहला क्या है? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। दूसरा क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। तीसरा क्या है? बोलो। प्रायर पीरियड आइटम। और फिर 2 चेंजेस, किसके किसके? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, और पहले एस्टिमेट्स और फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो टोटल मिलाकर कितनी बातें रिवाइज करनी है अपने को? 5। ठीक है, अब रिवीजन बोल रहा हूं मैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन हम इंस्टीट्यूट का क्या करेंगे? कवर करेंगे। ठीक है। इन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, सारी की सारी आइटम्स जो इस साल के रिलेटेड है वो किसमें इंक्लूड हो गई? इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और प्रायर पीरियड आइटम हो, भले ही क्या है वो एक आध बार होने वाली आइटम है, तो भी वो किसमें इंक्लूड होगी? इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। अब सबसे पहले ये बोलता है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का मतलब क्या है? एनी एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय एंटरप्राइज एज पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस एंड सच रिलेटेड एक्टिविटीज इन विच एंटरप्राइज एंगेजेस इन फर्दरेंस ऑफ इंसिडेंटल टू और अराइजिंग फ्रॉम दीज एक्टिविटीज। फटाफट से क्या कर लो, याद कर लो। 3 वर्ड कौन से? पहले तो क्या है? एक्टिविटीज इन विच एंटरप्राइज इज एंगेज्ड एट पार्ट ऑफ बिजनेस, एज पार्ट ऑफ बिजनेस, एज पार्ट ऑफ बिजनेस। फिर उसके साथ 3 बातें क्या है? इससे फर्दरेंस में, इससे इंसिडेंटल, और तीसरा क्या है? अराइजिंग फ्रॉम। तो ताकि आपको क्वेश्चन के आंसर में रेफरेंस देने में थोड़ी लैंग्वेज तो अपनी हो। फर्दरेंस ऑफ इंसिडेंटल टू और अराइजिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का मतलब क्या है सबसे पहले ये बताओ? एज पार्ट ऑफ बिजनेस, एंटरप्राइज इज एंगेज एज पार्ट ऑफ बिजनेस। उसके बाद में 3 बातें कौन सी लिखोगे? रिलेटेड, सॉरी, इंसिडेंटल, इंसिडेंटल, अगली इन फर्दरेंस ऑफ, और अराइजिंग फ्रॉम, अराइजिंग फ्रॉम, इन फर्दरेंस ऑफ। ठीक है। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, जैसे एडवर्टीजमेंट करना क्या है? मेरा मेन काम तो नहीं है, मेरा मेन काम तो क्या है? पढ़ाना। लेकिन एडवर्टीजमेंट करना क्या आएगा? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में। ठीक है, भले ही मेरा पार्ट ऑफ बिजनेस नहीं ऐड करना, लेकिन ये किससे अराइज होता है? रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी पे करना, ये इसी के फर्दरेंस में होती है। इवन अगर क्या है, मैं प्लांट मशीन मतलब पुराना होने के बाद ये लैपटॉप बेच दूंगा, तो वो भी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है। चाहे मेन पार्ट ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन इसके इंसिडेंटल से तो राइज हो ही रहना। लैपटॉप पुराना हो गया, ये बेचा, नया खरीदा, तो ये सब क्या है? फिक्स एसेट्स बेचना भी क्या है? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है। क्या बेचना? फिक्स एसेट्स बेचना, किसी पे केस कर देना, केस हार जाना, ये सब चीजें क्या है? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, बिकॉज दे अराइजेज इन फर्दरेंस ऑफ या इंसिडेंटल फ्रॉम, दे आर इंसिडेंटल फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। तो सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बचेगा क्या? वो तब की तब देखेंगे, लेकिन किसी पे केस कर दिया, केस हार गए, सब चीजें क्या है? जनरली क्या होता है? एक बड़े एम्पायर में ऑर्डिनरी एक्टिविटीज होता है, क्योंकि वो इन फर्दरेंस ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज होता है। एडवर्टीजमेंट करना, बच्चों को पार्टी करना, ये सब चीजें क्या है? पिछली बार जो 2 करोड़ खर्च किए थे ना लास्ट पार्टी में, वो सब क्या थे? बोलो। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज थे। पक्का? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का मतलब क्या है? दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। क्लियरली डिस्टिंक्ट मतलब बिल्कुल साफ साफ क्या होने चाहिए? ऑर्डिनरी से अलग। एंड देयरफॉर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली। इसलिए उनके बार बार होने के चांसेस नहीं है। इसलिए उनके बार बार होने के चांसेस नहीं है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की शर्त क्या है? क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओए, एंड है इन दोनों के बीच में, खाली डिस्टिंक्ट होने से नहीं चलेगा। नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर, एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली। ये इसका मतलब है। ये इसका क्या है मतलब? जो बार बार नहीं होगा। जैसे भूकंप आ गया, तो वो इंसिडेंटल है क्या? भूकंप लाना। कोचिंग से इंसिडेंटल काम है क्या? चोर चोरी करके ले गए, कोचिंग से इंसिडेंटल काम है क्या? नहीं। बोलो। कोविड आ गया, कोचिंग से इंसिडेंटल काम है क्या? नहीं। तो ये क्लियरली डिस्टिंक्ट है और बार बार नहीं होंगे। अब जापान को क्या बोला जाता है? अ कंट्री ऑफ भूकंप, अर्थक्वेक। तो जापान में भी ये इंसिडेंटल काम नहीं है, लेकिन उनके यहाँ बार बार हो जाता है। तो दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए।
अगर हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ फ्लड और नॉर्मली आई जाती है तो हम पहले तो उसके प्रिपेयर, जापान में सुना होगा लकड़ियों के घर बनाते हैं तुम, लेकिन जापानीज कंपनीज पर मेरा ऐसे नहीं लगेगा। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अगर मैं इंडिया में किसी ऐसे रीजन में रहता हूँ जहाँ भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, तो वो बार बार आती है, तो फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगी, भले ही इंसिडेंटल नहीं है। ये कहता है ऑर्डिनरी से अलग होनी चाहिए, ऑर्डिनरी से अलग होगी, लेकिन नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रीक्वेंटली। दूसरी शर्त भी क्या होनी चाहिए? पास। तो फ्लड आना क्या हो गया? ऑर्डिनरी से अलग हो गया, लेकिन दूसरी शर्त पास नहीं हुई, तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब इनका ट्रीटमेंट क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम शुड बी डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। सर ऑर्डिनरी का क्या ट्रीटमेंट है अभी बात करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का क्या है? इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L एज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को P&L का हिस्सा बनाना है या नहीं? यस बनाना है। फिर उसका नेचर एंड अमाउंट of each extraordinary item should be separately disclosed in the statement of P&L या in notes to accounts in such manner so their impact on P&L can be perceived। तो इनको पहली बात तो क्या अगले साल का या बिल्कुल ही अलग ही कोई इसका बना है? नहीं, ये P&L का ही पार्ट रहेगा। लेकिन इसका क्या करना है? नेचर, क्या क्या अलग बताना है आपको? नेचर एंड अमाउंट। नेचर का मतलब किस नेचर की? जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, बोलो। अमाउंट, कितने रुपए का नुकसान हुआ। फायदा भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि क्या है नुकसान की बात ही हो। क्या हो, लॉटरी लग गई जो कभी नहीं लगती है मेरी, क्लियरली डिस्टिंक्ट है, लॉटरी में काम भी नहीं करता। मतलब लॉटरी जनरली बिजनेसमैन नहीं लगाते हैं, ऐसे समझो कि मेरे कोई सेल्स टारगेट पूरे हो गए या कुछ भी इस तरह का कि गवर्नमेंट ने मुझे क्या दे दिया, एक्सपोर्ट के लिए क्या दे दिया, जो जनरली मुझे नहीं मिलता है। ऑर्डिनरी काम भी नहीं है कि मैं गवर्नमेंट से क्या करता हूँ, इसी तरह की चीजें। मतलब जैसे मैंने काफी सारा एक्सपोर्ट किया तो गवर्नमेंट ने इनाम दे दिया, तो क्या हो गया? एक्सपोर्ट करना हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये इनाम देना और बार बार नहीं होता है, तो क्या? एक तो हम रेगुलरली रिसीव करते रहते हैं, हालांकि बहुत बार क्या करती है जो कंपनियां रेगुलरली ऐसा करती है, या 2-4 सालों में भी एक बार हो जाता है, तो उसको किस में शो कर रही है? ऑर्डिनरी में ही शो करती है। लेकिन शर्त क्या है कि ऑर्डिनरी से क्या होना चाहिए? क्लियरली डिस्टिंक्ट। आपने मेरे को डिफेम किया, मैंने आपके ऊपर केस किया और मैं क्या आ गया, केस जीत गया, तो वो फेवरेबल भी हो सकता है। मतलब मैं बताना ये चाहता हूँ कि फेवरेबल भी हो सकता है। तो आपने मेरे पे केस किया, मैं मतलब आपने क्या किया, आपने डिफेम किया, मैंने आपके ऊपर क्या किया, केस किया, और मैं केस जीत गया, तो वो क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्यों? क्योंकि मेरा कोई केस अपने ऊपर केस करवा के ऐसा इस तरह डिफेम करवा के केस करने का काम थोड़ी है। तो क्लियरली डिस्टिंक्ट है ऑर्डिनरी एक्टिविटी से और बार बार नहीं होगी। नेचर एंड अमाउंट, दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एक साथ कर देनी है क्या? नहीं। क्या लिखा हुआ है? नेचर एंड अमाउंट ऑफ ईच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड। किस मैनर में? इन सच मैनर सो दैट इट्स इंपैक्ट ऑन P&L कैन बी परसीव्ड। देखो, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से एक्सपेंस माइनस किए, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 100, 70, 30। ये अलग से तो बता दिया आपने, लेकिन ये इसका P&L पे इम्पैक्ट परसीव नहीं हो रहा। कैसे होता है? 100, मान लो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 10 की थी, तो आप 60 रुपए का खर्चा माइनस करो पहले, और कितना लिखो? प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और फिर 10 रुपए को कम करके क्या लिखो? 30। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और प्रॉफिट आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसको क्या बोलते हैं? इन सच मैनर सो दैट देयर इम्पैक्ट ऑन P&L कैन बी परसीव्ड। बिफोर और आफ्टर करना। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को ऐसे नहीं करना कि सिर्फ सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। क्या कह रहा है? इन सच मैनर सो दैट देयर इम्पैक्ट ऑन P&L कैन बी परसीव्ड। पक्का? अब ये आगे थ्योरी में लिखा हुआ है कि कुछ एंटिटीज के लिए क्या चीजें हैं, मतलब ऐसे आप रूल नहीं बना सकते कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जैसे डिजास्टर क्लेम लेना, अर्थ के क्लेम लेना, किन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है? इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। और मेरे लिए क्या है एक्स्ट्रा? मतलब लेना क्या? इंश्योरेंस कंपनीज के लिए देना, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए डिजास्टर क्लेम देना, ये सब चीजें मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, वो उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज है। बट नॉर्मल एंटिटीज के लिए क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ऐसे चीज से नहीं होगा कि अर्थ के हमेशा ही क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पक्का? अब इसने दो लिखा हुआ है, एंटिटीज की प्रॉपर्टीज अटैच होगी। अटैच मतलब कोई सीज हो गई, तो ये ऐसे थोड़ी सीज होती रहती। उसके बाद में क्या है? अर्थक्वेक। तो सर आपने तो केस का एग्जांपल लिया था ना कि केस होते रहते हैं, तो केस होना तो अलग चीज है। मैंने किसी को माल बेचा, वो पैसे नहीं दे रहा, बोलो, या मैंने किसी से खरीदा, इंफीरियर क्वालिटी का माल बेच दिया, तो ये सब चीजें होती है केस। प्रॉपर्टी सीज कौन करते हैं? लॉ वाले। कोई तुम मैं मेरी प्रॉपर्टी सीज थोड़ी कर दोगे। क्या चीज? नोट्स में लिखा हुआ है ना, तभी तो। और इन नोट्स टू अकाउंट्स, बोलो। पक्का? उसके बाद में क्या है? एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम आर नथिंग बट ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। एक्सेप्शनल आइटम क्या है? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ही है। और क्या लिखा हुआ है? व्हेन आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस विद इन द P&L फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आर ऑफ सच साइज, नेचर और इंसिडेंस।
वो इस साइज नेचर और इंसिडेंस का है कि उसका डिस्क्लोजर रेलेवेंट है टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइज, तब उसका अमाउंट और को अलग से डिस्क्लोज करो। इन सच मैनर नहीं लिखा हुआ इसके आगे, ये कह रहा है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का साइज या नेचर और इंसिडेंस इस टाइप का है कि वो रेलेवेंट है ऑर्डिनरी लेकिन वो रेलेवेंट है एक्सप्लेन करने के लिए, तो क्या करो, डिस्क्लोज सेपरेटली करो। ये नहीं लिखा हुआ इन सच मैनर सो दैट इट्स इंपैक्ट ऑन P&L कैन बी परसीव्ड। पक्का? अब इसका एग्जांपल क्या है कि मेरे को पिछले मैंने अपने एम्प्लॉइज के मतलब दबाव में आकर पिछले 3 सालों की क्या कर दी, सैलरी उनकी रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ा दी। वो कह रहे हैं हम छोड़ रहे हैं, आपने पिछले 3 सालों से 2-2% इंक्रीमेंट दिए हैं, जबकि होना कितना चाहिए था 5-5%। इन्फ्लेशन इतनी बड़ी है, तो मैं कहा ठीक है हम बढ़ा देते हैं, आपको ऐसे ऐसे पैसे दे देंगे। तो वेजेस पे करना इज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये तो इंसिडेंटल काम ही है बिजनेस का, तो है तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, बट 3 सालों का काफी सारा एक्सपेंस इस साल क्या होगा, बुक होगा, जिससे इस बार की प्रॉफिटेबिलिटी कम दिखेगी, तो उसको क्या करो, अलग से शो कर दो। बिकॉज आइटम ऑफ ऑर्डिनरी आइटम मतलब आइटम ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी इज रेलेवेंट टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइज। सर ये तो आपने साइज का एग्जांपल दिया, नेचर और इंसिडेंस के कौन देगा, वो मैं देता हूं। एक बार पहले इसका क्वेश्चन करते हैं। AS5 इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, मेरा है क्या इंस्टीट्यूट का है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबके पास किसके हैं इंस्टीट्यूट। पेज नंबर illustration number 2, a company signed an agreement with employee union on 1922। 1922 को क्या बोला कि 30/9 से क्या कर दो, रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ा दो। तो कितने टाइम की सैलरी रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ा दी, बोलो ना। 30/9 से 1/9 तक कितना टाइम हो गया, 11 महीने। क्या 11 महीने क्या होता है, 11 ही तो है। ये रहा 30/9 पिछले साल का, और यहाँ पर 1/9 तक। बड़ा मुश्किल है ना ढूंढना 11 महीने में 12 महीने में, नालायक। उसके बाद में ये इसका साल कब खत्म होता है, 2/3 को, तो 31 मार्च को। अब इसकी वजह से इसको पर एनम लाइबिलिटी कितनी देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, 5 लाख। तो ये इस पीरियड की आइटम यहाँ पर आ रही है, इस पीरियड की कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर। ठीक है, पहले अभी 2 में से ऑप्शन है तुम्हारे पास, प्रायर पीरियड ऑप्शन ही नहीं है। 2 में से क्या ऑप्शन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी है। लेकिन खर्चा पिछली बार का क्या है, इस बार ज्यादा आ जाएगा, वेजेस एक्सपेंस तो ऐसा लगेगा, तो उसका इम्पैक्ट पता तो है, रेलेवेंट तो है कि लोगों को लगेगा इस बार कम कमाया पिछली बार से, लेकिन पिछली बार की वेजेस कहाँ आ रही है यहाँ। तो सर प्रायर पीरियड वाला ऑप्शन क्यों हटा दिया, अब बताता हूँ। प्रायर पीरियड कब होता है, जब पिछले साल कोई गलती या भूल हो। प्रायर पीरियड आइटम का मतलब क्या है, व्हेन देयर वाज एन एरर और ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ लास्ट ईयर। भी पढ़ेंगे बात इन लास्ट और मतलब इन एनी ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो यहाँ ना कोई गलती थी ना कोई भूल थी, तो ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं हो सकता। पक्का? लेकिन ये क्या कह रहा है, आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या है, ये तो सेकंड। ठीक है, तो पहले तो ये किसको सेकंड का आंसर देखो, पहले इसने किसको खारिज किया कि ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। प्रायर पीरियड क्यों नहीं है, प्रायर पीरियड तभी बोलते हैं जब किसकी वजह से हो, एरर और ओमिशन। तो पिछले साल कोई एरर और ओमिशन नहीं थी। उसके बाद में क्या है, शुड बी इंक्लूडेड इन करंट ईयर वेजेस, लेकिन आगे क्या लिख रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है। क्यों नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बोलो। वेजेस पे करना ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, लेकिन इसका साइज नेचर और इंसिडेंस क्या है, वो वाली लाइन लिखी हुई है कि इसका रेलेवेंट है, तो इसको क्या करना है, सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। इन सच मैनर वाली बात नहीं लिखनी। ठीक है, तो साइज का एग्जांपल पर समझ में आ गया। अब नेचर इंसिडेंस के बारे में इंस्टीट्यूट खुद कितने एग्जांपल देता है ये, कि इन सब चीजों को क्या करना है, अलग से ही शो करना है। ये सारी की सारी पक्का क्या है, ऑर्डिनरी है, लेकिन इनका नेचर ऐसा है कि क्या करना है, अलग से शो करना है। और ये अच्छे से क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पता ही नहीं लगता कि क्या है। ये वाली आ गई, इसमें क्या क्या है, डिस्पोजल ऑफ पीपी। तो देखो मैंने बोला लैपटॉप बेचना ऑर्डिनरी काम है, क्यों, क्योंकि खराब होगा तो बेचूंगा, दूसरा नया लाऊंगा। तो एक बड़ा रिलायंस जैसा इंपायर है, आपके घर में 2 चीजें कबाड़ में हर साल बिकती है, तो आपका मेरा छोटा सा काम है, लेकिन 2 फिक्स एसेट्स आपके घर में से पक्का बिकती है हर साल। तो रिलायंस जैसों में तो ये ऑर्डिनरी सी बात है, बार बार रिप्लेसमेंट करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी इसको अलग से शो करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बेचना अलग से शो करना है। क्यों अलग से शो करना होता है, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है कि कहीं आदमी बंद तो नहीं कर रहा काम पीपी बेचने से। रूटीन में बेच रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि बंद कर रहा हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेच रहा है, रूटीन में बेच रहा होगा, लेकिन क्या है, लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब बैक डेट से। तो इनकम टैक्स ने बैक डेट से क्या कर दिया, 5% रेट बढ़ा दी या कम कर दी, या क्या हो गया,
जीएसटी वाले अक्सर ऐसे रेट को क्या कर देते हैं, दाएं बाएं कर देते हैं। तो कोई लेजिस्लेटिव चेंजेस जिसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है तो पिछली बार की चीजें आ जाएगी। लिटिगेशन सेटलमेंट, अंबानी के ऊपर क्या है, केस चलते ही रहते हैं। अंबानी मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, तो वो उनके लिए ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ही है, क्योंकि इट एक्सपेक्ट्स टू रिकर फ्रीक्वेंटली। उसके बाद में रीस्ट्रक्चरिंग की एक्टिविटीज की कॉस्ट और रिवर्सल ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि अब जैसे मैं फेस टू फेस से पेन ड्राइव पे आना चाहता हूँ, पेन तो मेरा काम तो वही है पढ़ाने का, लेकिन ये क्या है, रीस्ट्रक्चर। तो इससे इंसिडेंटली काम है, और बड़े एम्पायर में तो ये चलते ही रहता है, हर बार कुछ ना कुछ रेनोवेशन लाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे ना। तो रीस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट का क्या बनाना, प्रोविजन। अब कैसे बनता है इसकी कॉस्ट का प्रोविजन, वो हम इंडेस क्या, इंडेस 37 है, एएस कौन सा है 29, उसमें पढ़ेंगे। एएस 29 में पढ़ेंगे कैसे बनता है। और अगर आगे खर्चा कम लगा तो आपने उसको रिवर्स किया, या क्या है नहीं किया तो उसको रिवर्स किया, तो एएस 29 में आएगा। और कोई भी प्रोविजन बनाया और रिवर्स किया, क्योंकि प्रोविजन एक ऐसी चीज है जिससे बैलेंस शीट्स और क्या कर देते हैं, मैनिपुलेट। अभी कम प्रॉफिट चाहिए, बायबैक का प्लान है, कम कर दिया, बाद में उसको क्या कर दिया, रिवर्स। तो कोई भी प्रोविजन रिवर्स होना। और पहला क्या है, राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज टू एनआरवी एज वेल एज रिवर्सल ऑफ सच राइट डाउन। इन्वेंट्री 100 की 90 कर दिया आपने, और अगली बार वापस 90 से 100 तक तो आप ले जा ही सकते हो, तो उसको वापस रिवर्स कर रहे हो तो वो अलग से शो करना है। तो फटाफट से मेरे को याद कराओ, दो डिस्पोजल है, दो क्या है, दो डी, डिस्पोजल ऑफ पीपी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये दोनों क्या है, लॉन्ग टर्म में रखे जाने वाले आइटम बेचना। दूसरी दो चीजें क्या है, लिटिगेशन सेटलमेंट और लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। मतलब ये दो एल है, दो क्या है डी, और दो क्या है एल। उसके बाद में तीन क्या है, प्रोविजन वाले। पहला क्या है, इन्वेंट्री का प्रोविजन बनाना, उसको रिवर्स करना। दूसरा क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बनाना, उसको रिवर्स करना। और तीसरा क्या है, अदर रिवर्सल ऑफ प्रोविजन। तीसरा क्या है, अदर रिवर्सल ऑफ प्रोविजन। हमारा कैमरामैन क्या है, सो ही जाता है, दिक्कत हो रही। चलो आगे बताओ, प्रायर पीरियड आइटम ढीला है। प्रायर पीरियड आइटम, प्रायर पीरियड आइटम का मतलब क्या है, अब कुछ नहीं करना। प्रायर पीरियड हो गया जो करना था, इनकम और एक्सपेंस। प्रायर पीरियड आइटम का मतलब क्या है, ऐसी इनकम और एक्सपेंस जो करंट पीरियड में आती है एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन इन वन और मोर प्रायर पीरियड्स। जो किसकी वजह से आती है, पिछले सालों की गलतियां और भूल। अगर गलती और भूल नहीं है तो क्या होगा, नहीं होगा। सर एक बात बताओ, अभी जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें रेट्रोस्पेक्टिव सैलरी बढ़ाई थी, इसमें क्यों नहीं आया? नालायक, वो लॉ ने बढ़ाई थी, हमने ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर बढ़ाई थी, लॉ ने थोड़ी बढ़ाई थी। हालांकि आंसर वो भी क्या कह रहा है, अलग से डिस्क्लोज कर दो, ऑर्डिनरी है अलग से डिस्क्लोज कर दो। ये भी क्या कह रहा है, ऑर्डिनरी है अलग से डिस्क्लोज कर दो इनको। लेकिन इस वजह से तो नहीं था ना वो। उसके बाद क्या है, पिछले सालों में कोई गलती भूल हो तो उसकी वजह से इधर आना। फटाफट से अब हम क्वेश्चन करते हैं। कंपनी को क्या पता लगा कि लास्ट ईयर की इन्वेंट्री में हमने क्या नहीं लिया, इलिस्ट्रेशन 3 है, पेज नंबर 7.23। इन्वेंट्री 14.5 लाख की हमने ली नहीं, लास्ट ईयर की इन्वेंट्री कितने की नहीं ली, 14.5 लाख की। तो ये तो गलती है साफ साफ। तो ये क्या है, प्रायर पीरियड आइटम। तो ये तो प्रायर पीरियड की डेफिनेशन लिख दी, इनकम और एक्सपेंस अराइजिंग इन करंट पीरियड एज अ रिजल्ट ऑफ एरर ओमिशन। ठीक है, रेक्टिफिकेशन इस प्रायर पीरियड आइटम है, और ये क्या है, सेपरेट डिस्क्लोजर जरूरी है। एक बात ध्यान रख लेना, प्रायर पीरियड आइटम में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में वर्ड क्या लिखा हुआ है, एनी इनकम और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस और इनकम। तो अगर मैंने पिछली बार राम के रुपए आए थे और मैंने किस में डाल दिए, शाम से, अगले साल मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ क्या, राम के आए थे ना, तो क्रेडिटर किसको बनाना था, राम से लोन लिया था और डाल किस में दिया, शाम में। तो अगली बार क्या एंट्री डालूं, शाम टू राम। ये प्रायर पीरियड आइटम है क्या, पिछली बार गलत थी मेरी एंट्री, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर को तो एट ही नहीं कर रहा, बैलेंस शीट की आइटम है पक्का। तो प्रायर पीरियड में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में वर्ड क्या लिखा हुआ है, इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, और प्रायर पीरियड आइटम्स का भी ट्रीटमेंट क्या है, सेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का, इन सच मैनर सो दैट इट्स इंपैक्ट ऑन पी एंड एल कैन बी परसीव्ड। तो इन तीनों का बताओ फटाफट से। ट्रीटमेंट क्या है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का तो कब सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, जब उसका नेचर, साइज या इंसिडेंस इस तरह का हो कि वो रेलेवेंट है एक्सप्लेन करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइज। तब क्या होगा, सेपरेट डिस्क्लोजर, बट नॉट इन सच मैनर सो दैट इम्पैक्ट ऑन पी एंड एल कैन बी परसीव्ड। सिर्फ क्या लिखा हुआ है, सेपरेट डिस्क्लोजर, मतलब ये वाला नहीं करना, यही वाला करना है। इनको बस अलग से डिस्क्लोज कर दो, चाहे यहाँ चाहे नोट्स में, ये वाला करने की जरूरत नहीं है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और पीपीआई के लिए क्या करना है, ये वाला। क्यों, इसको क्या बोलते हैं, इस डिस्क्लोजर को क्या बोलते हैं, सेपरेट डिस्क्लोजर इन सच मैनर सो दैट इट्स इंपैक्ट ऑन पी&एल कैन बी परसीव्ड। और इसको क्या बोलते हैं, सिर्फ सेपरेट डिस्क्लोजर। और ऑर्डिनरी को सबको अलग से डिस्क्लोज करने का तो बोल ही नहीं सकते, फिर तो सारी चीजें अलग से करो। तो ऑर्डिनरी की जब इनका नेचर, साइज और इंसिडेंस है, साइज इंसिडेंस पर कितने एग्जाम्पल है, 7। ठीक है, नेचर इंसिडेंस पर कितने एग्जाम्पल है, 7।
और साइज क्या होता है? अब दूसरी कोचिंग वालों के टीचर की तबीयत खराब होगी, सारे बच्चे मेरे पास आ गए, बहुत सारी फीस आ गई, तो क्या है ये? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है पढ़ाना, लेकिन क्या है? इसका साइज हो गया कि इतना नहीं कमाता हूं मैं, बोलो, तो ये क्या है? इसका साइज हो गया। अब आओ क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन 2 का फर्स्ट पार्ट। ड्यूरिंग द ईयर अ मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी रोट डाउन इट्स इन्वेंटरी टू एनआरवी। इसने इन्वेंटरी को एनआरवी पे राइट ऑफ किया, इस सेपरेट डिस्क्लोजर नेसेसरी। देखो अब ये पता ही नहीं लगता, AS5 का अभी भी पता है आपको कि आपको क्या करना है? AS5 करना है, लेकिन याद है ये 7 आइटम थे, उसमें से एक है, तो सीधा बोलेगा फिक्स सेट बेच दी, बताओ क्या करना है? आपको पता ही नहीं लगेगा, आप क्या करोगे? एंट्री डाल दोगे 40 रुपए की फिक्स सेट, मान लो 30 में बेच दी, आप क्या लिख के आओगे? बैंक 30 रुपए टू फिक्स सेट 40, लॉस कितने का? 10। ऐसे लेके आओगे? नहीं, क्या बोलोगे? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, लेकिन एस के खुद के एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है? फिक्स एसेट्स बेचना। तो ये एस का खुद का एग्जांपल था ना ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का, साइज नेचर इंसिडेंस में। तो ये इसका क्या करना पड़ेगा? ये है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, लेकिन इसको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है तो क्या ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा? अलग से डिस्क्लोज। इस पर इंपॉर्टेंट मार्क करो। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? समझने का अच्छा है या पेपर में आएगा? समझने का अच्छा, पेपर में क्या आएगा मुझे क्या पता। फ्यूल सरचार्ज इज बिल्ड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ प्रोविजनल रेट्स। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने हमें क्या बोला कि आप हमारे से फ्यूल लेते रहो और हम आपको क्या करते रहेंगे? प्रोविजनल रेट्स पर आपको देते रहेंगे। प्रोविजनल का मतलब दैट इज नॉट फाइनल। फिर हम अपनी कॉस्ट वगैरह निकालेंगे। जैसे मैं आपको बोलूं कि बच्चे 500 हो गए तो मैं आपसे कम फीस लूंगा, बच्चे 400 हो गए तो मैं आपसे ज्यादा लूंगा, 300 हो गए तो, क्योंकि रेंट तो मेरा उतना ही लगता है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो एक बार आप प्रोविजनल बेसिस पर 10,000 दे दो, उसके बाद में इतने फाइनल कर लेंगे। फाइनल बिल आया 5,05,30,000 का, अक्टूबर से लेकर सितंबर 7 तक का। और कब आया? Feb 8 में। और कंपनी ने इसको क्या किया? 8-9 में अकाउंट फॉर किया। Feb 8 में आने का मतलब क्या है? 7-8 में अकाउंट फॉर। भाई पहले तो कर नहीं सकते, भले ही उन पीरियड का है, तो पहले बताओ प्रायर पीरियड आइटम है? नहीं, क्योंकि गलती भूल थोड़ी थी, पहले से ही तय था कि प्रोविजनल बेसिस पर है। भाई ये इतने 3-4 सालों का इस साल में आ जाएगा तो भी प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, क्योंकि उन सालों में कोई गलती भूल नहीं थी। अगर कब कर देते आप? 31 मार्च 8 में ही कर देते हैं, तो मैं इसको प्रायर पीरियड आइटम नहीं बोलता, क्योंकि लेकिन फैब में तो आ ही गया था आपके पास, और फिर आप 8-9 में क्यों कर रहे हो, बकवास कर रहे हो? इसलिए प्रायर पीरियड आइटम नहीं है कि वो पिछले सालों का है। पिछले सालों का जिस साल में आ गया उस साल अकाउंट फॉर कर देते, तो मैं इसको नहीं टर्म देता, क्या कहता? प्रायर पीरियड आइटम। क्यों नहीं देता? क्योंकि हमारे कोई गलती भूल नहीं थी, हमने पहले से तय कर रखा था प्रोविजनल। प्रोविजन का मतलब क्या है? जो चेंज होगा, विच इज नॉट फाइनल। लेकिन उस साल में नहीं किया, अगले में क्यों किया? उस क्या क्या दिक्कत थी? 31/3/8 में करना चाहिए था, तो इस वजह से ये क्या है? प्रायर पीरियड आइटम। कहीं लिखा है क्या प्रायर पीरियड आइटम? जल्दी बताओ। देयरफॉर इट शुड बी ट्रीटेड एज प्रायर पीरियड आइटम। अब आप अगर ये इतना वीडियो देख के क्या बैठ रहे हैं कि हाँ ठीक है बढ़िया रिवाइज हो गया, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आपको ये लैंग्वेज तो लिखनी पड़ेगी, और 2 बार पढ़ोगे 3 बार पढ़ोगे तो इस तरह की होगी। पक्का? तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये लैंग्वेज तो लिखनी पड़ेगी। हाँ मैं चीज़ें समझा दूंगा जो लिखी हुई है लैंग्वेज में, लेकिन पढ़नी तो पड़ेगी ना। मैं वही बोल रहा हूँ जो इसके अंदर लिखा हुआ है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। ये चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी। अब फटाफट से आओ। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हालांकि मैं इसके आंसर से सहमत तो हूं नहीं, लेकिन आपको करना वही पड़ेगा। पहले बताओ, राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज टू रिसीवेबल, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? नहीं। इक्विपमेंट को अबंडन करना, जानबूझ के क्या लिख रहा है? भाव कर रहा है। अबंडन करना, अबंडन मतलब बेचना, बात खत्म। इक्विपमेंट को त्याग दिया तो क्या होगा? ऑर्डिनरी था। और ये तो पढ़ा ही था, डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल में था, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ी था। वो 7 आइटम क्या है? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ही तो है। अब इफेक्ट्स ऑफ स्ट्राइक, फ्लड डैमेज फ्रॉम अनयूजुअली हैवी रेन और नॉर्मली ड्राई इन्वायरमेंट, तो ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ही है। इसका आंसर भी इसने डी भरा हुआ है। स्ट्राइक जो किसके ऊपर हुई? कॉम्पिटिटर्स एंड मेजर सप्लायर। अब इसको फटाफट से समझ लो। एक आध दिन की स्ट्राइक है और साल में 2-4 बार ऐसी होती है, तब तो क्या है? कोई खास बात नहीं है, ऑर्डिनरी है। इंस्टीट्यूट का आंसर क्या है? सही। और मेरे अकेले पे नहीं होती वो, फिर कॉम्पिटिटर और सब पे ही होती है। बट क्या है? कोविड टाइप की चीज आ जाए तो भले ही सब पर आ जाए तो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। भले ही सब पर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब ये नहीं है कि मेरे अकेले पर आए तभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सब पर भी आ जाए तो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉम्पिटिटर से। हाँ स्ट्राइक मैं क्या मान रहा हूँ डेली होने वाली, क्योंकि 22 सही का आंसर है। कोविड आ जाए तो खाली मेरे पे हिट होगा या सब पे होगा? सब पे होगा, तो भी मैं उसको क्या बोलूंगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलूंगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब ऑर्डिनरी से क्या होना? डिस्टिंक्ट होना। तो पूछे क्या है इफेक्ट ऑफ स्ट्राइक? ऑर्डिनरी से क्या है? डिस्टिंक्ट है ना। चलने चलने दो। इफेक्ट ऑफ स्ट्राइक क्या है? ऑर्डिनरी से क्या है? डिस्टिंक्ट है ना। अरे बोलो।
स्ट्राइक किससे डिस्टिंक्ट है? ऑर्डिनरी से। हाँ, अब डेली डेली हो जाए तो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑर्डिनरी से डिस्टिंक्ट के साथ क्या होना है? नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रीक्वेंटली। डेली डेली मतलब साल में 2-3 बार होती है तो फ्रीक्वेंटली होती है, तो इसको हम स्ट्राइक को क्या नहीं मानेंगे, एक दिन जो स्ट्राइक की वजह से लॉस हुआ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मानेंगे। ठीक है, तक ठीक है, डी याद रहेगा। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम? राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री, रिवर्सल ऑफ राइट डाउन, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, ये सारे के सारे सातों आइटम में थे, तो कौन सा बच गया? ये गवर्नमेंट ग्रांट्स बिकम रिफंडेबल। ग्रांट मिलना ही क्या होता है, कभी कभार की बात, और वो रिफंड हो जाए मतलब आपने शर्तें पूरी नहीं करी। इसके बारे में एस 12 साफ साफ बोलता है कि कभी भी गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड हो जाए तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो करना है। ये बात एस 12 में लिखी हुई है, यहाँ की नहीं है लेकिन याद कर लो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर इनकम एंड एक्सपेंस, डेफिनेशन से आराम से हो जाएगा। रॉन्ग काउंटिंग से हमने 5 लाख की इन्वेंट्री कम ली, आगे पता लगा तो ये क्या है, प्राइर पीरियड आइटम नहीं है, है। इट शुड बी ट्रीटेड एज प्राइर पीरियड आइटम एंड शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड। पक्का? अब हमें 2 टॉपिक और करने हैं, वो क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। पहले हम क्या कर रहे हैं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब क्या है, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स। जैसे इन्वेंट्री को कॉस्ट और एनआरवी के लोअर पर लेना, क्या है, प्रिंसिपल्स, मेथड और क्या है उसके, फीफो वेटेड एवरेज। ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या है, आप कैसे ले सकते हो, कॉस्ट और फेयर वैल्यू का लोअर, इन कॉस्ट निकालने का मेथड क्या है, सिर्फ एवरेज कॉस्ट। एस 13 सिर्फ क्या बोलता है, एवरेज कॉस्ट इन्वेंट्री के लिए क्या है, फीफो या वेटेड एवरेज। लेकिन वो मेथड तो है ही ना, एस 13 का एक ही मेथड है, लेकिन वो है क्या, मेथड। तो वो क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्या पढ़ा था कि 3 तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, कितना काम हुआ है, सर्वेयर से ले सकते हैं, किससे कर सकते हैं, काम कितना हुआ है, परसेंटेज। जैसे सड़क 20 किलोमीटर बन गई, टोटल 100 किलोमीटर की है तो 20% हो गया, सर्वेयर से ले सकते हैं, या कॉस्ट इनकर्ड के हिसाब से, तो वो सब क्या है, मेथड। तो ये सब चीजें किसमें आती है, अकाउंटिंग पॉलिसीज में। इनको जनरली नहीं बदलना चाहिए। जैसे पिछली बार फीफो ले रहे हो तो आगे भी क्या लो, फीफो। अभी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आप प्रॉफिट बुक करते समय सर्वे लेते हो, तो अगली बार क्या लो, सर्वे लो। तो इनको जनरली नहीं बदलना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि कब कब बदल सकते हो, जब लो चाहे। स्टेट्यूट का मतलब क्या होता है, लो। ये स्टैच्यू नहीं है, स्टैट्यूट है, स्पेलिंग से याद कर लेना। स्टैच्यू मूर्ति होता है, स्टैट्यूट लो होता है। उसके बाद कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या तीसरा क्या है, जब चेंज वुड रिजल्ट इन मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब चेंज की वजह से क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर बनेंगे। तो ये दोनों ग्राउंड तो किसी भी एंटिटी के हाथ में नहीं है, लो बदलना या एस बदलना। वो तो अब एस 2 से पहले कुछ लोग लिफो भी फॉलो कर रहे थे, एस 2 आया कि फीफो और वेटेड एवरेज करना है, लिफो नहीं करना, तो फिर जो लिफो फॉलो कर रहे थे उनको बदलना पड़ेगा। लेकिन एस बदलना या क्या करना, लो बदलना उनके हाथ में नहीं है। उनके हाथ में सिर्फ क्या है, मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन, जब उनको लगे कि हमारी पॉलिसी क्या नहीं है, सही नहीं है। अब ये साथ में ही 2 एग्जांपल इंस्टीट्यूट ने लिखे हुए हैं, इन्हीं के क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है इंस्टीट्यूट कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। कुछ ऐसे इवेंट्स और ट्रांजेक्शन जो पहले से अलग थे और अब उनके लिए क्या है, अलग। दूसरा क्या कह रहा है, जो ट्रांजेक्शन ही पहले नहीं थे। मैं एग्जाम्पल लूंगा तभी समझ में आएगा। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन ही पहले नहीं थे। मैं आज तक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं बनाता था, इस बार पहली बार प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रहा हूं। तो आपको लगेगा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, लेकिन आज से पहले मैंने क्रेडिट सेल करी ही नहीं थी। क्या नहीं करी थी, क्रेडिट सेल करी ही नहीं थी, तो क्या होगा, मजे ले। आज से पहले मैंने क्या नहीं करी थी, क्रेडिट सेल करी, क्रेडिट सेल करी नहीं थी, तो क्या होगा। मैं प्रोविजन जब पहली बार बना रहा हूं तो आप ये थोड़ी बोल दोगे कि पॉलिसी बदल दी। आज तक ट्रांजेक्शन ही नहीं था तो मैं क्या करूंगा। और दूसरा क्या है, देखने में अलग ट्रांजेक्शन वही लग रहा है, बट इन सब्सटेंस वो क्या है, डिफर करता है प्रीवियसली अकरिंग इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस। जैसे खुद ही बोल रहा है, एडोक एक्स ग्रेशिया पेमेंट देते थे एम्प्लॉइज को, उसकी जगह क्या कर रहा है, फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी स्कीम। एडोक का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी लॉजिक। जैसे समझ रहे हो, तो विदाउट एनी लॉजिक, ये बैठे हैं वर्चिता कोमल, एडोक, एडोक का मतलब क्या है, विदाउट एनी लॉजिक। पक्का? तो एडोक का मतलब क्या है, विदाउट एनी लॉजिक। तो पहले, अब मेरा छोटा सा है, 5 आदमी है, इसमें से एक आदमी मेरे को प्यारा है, दूसरा प्यारा नहीं है, तीसरा प्यारा है, चौथा प्यारा नहीं है, पांचवा प्यारा है। ठीक है। अब ये रिटायर होता है तो मैं दे देता हूँ, ये रिटायर होता है तो नहीं देता। जैसे तुम्हारे पापा के काम में ज्यादातर बच्चे, अब मेरे को नहीं पता कोई बड़ा होगा, लेकिन ज्यादातर बच्चों के ऐसे 10-12 आदमी रखे होंगे,
तो जो छोड़ता है, जिसने अच्छे से काम किया उसको छोड़ने पर तो पैसे दे देते हो कुछ, दूसरों को नहीं देते हो, तो इसको क्या बोलते हैं? एडॉक। अब आपके पापा का बिजनेस भगवान ने शुक्र का और बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। अब वो सबके साथ ऐसे पर्सनली मिल नहीं सकते, अंबानी बन गए हैं वो, तो उन्होंने बोला जो भी आदमी रिटायर होगा तो लास्ट सैलरी को मल्टीप्लाई किया जाएगा आधे महीने से, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से देंगे। तो ये ट्रांजेक्शन ही अलग था, यहाँ आप कोई ग्रेचुइटी स्कीम ही नहीं थी, जचे तो देंगे, नहीं जचे तो नहीं देंगे। और यहाँ पर क्या है, आपने ग्रेचुइटी स्कीम इंट्रोड्यूस की है। अब अगली बार आपके पापा कहे कि लास्ट सैलरी का नहीं देंगे, लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी का देंगे, तब ये क्या है? पॉलिसी चेंज है, तब ये पॉलिसी चेंज है। ठीक है, अब फटाफट से एग्जाम्पल पढ़ो। एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग विल कॉन्स्टिट्यूट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और नॉट। फॉर्मल ग्रेचुइटी स्कीम लगा देना एडॉक की बजाय, क्या बात है, बोलो। तो ये वही वाला एग्जांपल है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या नहीं? नहीं। लेकिन आपको सबको पता होगा नहीं है, लेकिन क्या लिखना कि ये प्रीवियस ट्रांजेक्शन से एक्चुअल में इन सब्सटेंस डिफर कर रहा है, ना कि क्या है, वही ट्रांजेक्शन पर पॉलिसी बदली है। तो ये लाइन याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, दैट डिफर इन सब्सटेंस फॉर प्रीवियसली अकरिंग ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स। पक्का। और दूसरा क्या है, मैनेजमेंट ने क्या है, पेंशन देनी स्टार्ट करी है 20,000 पर मंथ, अर्लियर देयर वाज नो स्कीम। तो ये तो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ना कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इंट्रोडक्शन का मतलब पहली बार। सारे हो गए क्या? पक्का हो गया क्या? पांचवा, ये तो कराना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका खुद का आंसर ही गलत है। इन द करंट ईयर ए लिमिटेड चेंज मेथड ऑफ डेप। देखो मेथड ऑफ डेप के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन पीपी वाला स्टैंडर्ड हमेशा इसको क्या बोलता है कि ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। ये क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। कौन सा स्टैंडर्ड बोलता है? पीपी वाला। तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, और रेट्रोस्पेक्टिवली करना ही नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिवली करना ही नहीं है, प्रोस्पेक्टिवली करना है। 100 रुपए की एसेट थी, 2 सालों में मैंने एसएल लगाया तो कितना हो गया? 80। अब WDV लगा रहा हूं मैं, तो 10 और 9 कितना हो गया? 81। ये माइनस माइनस करके, तो पहले क्या करते थे हम, अब आज हम चेंज कर रहे हैं मेथड। आज हम चेंज कर रहे हैं, जब ये एसेट एसएलएम, पहले कौन सा फॉलो किया हुआ है अपन ने? फ्रॉम एसएलएम टू WDV। तो अभी तक अपन ने एसएलएम किया हुआ है, अब हम क्या कर रहे हैं? WDV। तो पुराना डैप 20 लगा हुआ है और लगना कितना चाहिए था? 19। तो पहले हम पुराने डैप को क्या करते हैं? सही। तो एसेट डैप ज्यादा लगा हुआ है तो प्रॉफिट कम हो रखा है, तो एसेट टू P&L डाल देते हैं 1 रुपए। ऐसा नहीं करना है, करना ही नहीं है। A10 में क्या लिखा हुआ है? ऐसा करना ही नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर दिया, और जो कम ज्यादा डैप आया उसको क्या कर दिया? कैरिंग अमाउंट में क्या कर दिया? एडजस्ट। ठीक है। वेदर चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ड्यू टू चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड शुड बी ट्रीटेड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। AS10 इसको क्या बोलता है कि ये सिर्फ क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। और आगे से चेंज करना है, पुराने डेप को चेंज ही नहीं करना है। अगर पहले 80 आ रही थी ना, तो अब 80 के आगे से ही चलेगा, 81 को 80 बनाना ही नहीं है, जबकि पहले रेट्रोस्पेक्टिव कोई पास्ट में किया करते थे। तो वो क्वेश्चन अभी भी कौन सा पड़ा हुआ है? वही। तो रेट्रोस्पेक्टिव अब करना ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ है पहले तो। लेकिन फिर भी क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है? क्या नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसे तो हर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना, अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज करना हो जाएगा। तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ना कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है ही नहीं। पक्का। द चेंज इन डेप्रिसिएशन शुड बी कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। पक्का। और ये कह रहा है कि नॉर्मल चार्ज माना जाना चाहिए, ये वो। देखो डिस्टिंक्ट नहीं है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से, मानता हूं मैं, ठीक है। लेकिन रिडक्शन इन अकाउंटिंग पॉलिसीज को नॉर्मल एक्सपेंस माना, मतलब रिडक्शन इन कैरिंग अमाउंट को नॉर्मल एक्सपेंस मानो, नहीं करना ही नहीं होता ये। अब ये पुराना रेट्रोस्पेक्टिव चेंज डालना ही नहीं होता। ठीक है। पक्का। सर एक बात बताओ, आपके हिसाब से तो वैल्यू बढ़ेगी, SLM से किस पर आ रहे हैं? WDV पर। यहाँ कितनी कम हुई थी भाई? SLM से 80 थी, WDV पर आना है तो डेफ क्या करना है? तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। ये ऐसे क्यों बोल रहा है? डेफिशिएंसी। तो रेट जरूरी थोड़ी है, मैंने 10 ले रखी है, यहाँ 10 है, यहाँ रेट 12 ली होगी साथ में। ठीक है। अब फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन में क्या करोगे? अगर चेंज इन क्या है? डेप है, तो क्या होगा? इसको अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलेंगे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, नॉर्मल तरीके से अकाउंट फॉर होगा। आगे से प्रोस्पेक्टिव चेंज होता है, रेट्रोस्पेक्टिव पुराने डेप के अंतर एडजस्ट नहीं करते। 6th पढ़ो। आप कंसल्टेंसी के बिजनेस में लगे हुए हो, आपके पास GST डिपार्टमेंट का नोटिस आया कि आपने कंसल्टेंसी सर्विसेज पर GST नहीं दिया हुआ है, तो दे देंगे, बात खत्म। और इस तरह के नोटिस बड़े एम्पायर में आते रहते हैं, कंसल्टेंसी, TCS, विप्रो में। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्या? नहीं। ये केस वेस होना, इनकम टैक्स के साथ चलना है, GST डिपार्टमेंट के साथ चलना, क्या है? ऑर्डिनरी। लेकिन क्या है, ये अलग से शो कर देना।
ऑर्डिनरी में भी क्या है, नेचर, साइज, इंसिडेंस अलग हो तो बताना होता है ना, पक्का। इन द गिवन केस प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसीज एंड ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ जेड जेड, तो ये क्या है, इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, सच पेमेंट एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इज कॉन्ट्रेरी। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछा है क्या, ये पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या नहीं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन ऑर्डिनरी का भी साइज नेचर ऐसा है कि बताना पड़ेगा। अब लास्ट, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज के ट्रीटमेंट क्या करने हैं, मैंने तुम्हें क्या बता दिया, मतलब क्या है, ठीक है। और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का तो अभी मतलब भी नहीं होता है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का ट्रीटमेंट क्या है, बोलो, sorry, the impact and adjustments resulting from such change if material should be shown in the P&L in the financial statement in the period such change is made। तो हर एक तो नहीं, अगर मटेरियल इंपैक्ट है तो उसको क्या करना है, शो करना है, और अगर असर्टेनेबल नहीं है तो क्या कर देना, फैक्ट डिस्क्लोज करने देना। जिसका अभी मटेरियल इफेक्ट नहीं है बट एक्सपेक्टेड टू हैव मटेरियल इफेक्ट इन लेटर पीरियड्स, तो फैक्ट ऑफ चेंज शुड बी एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड। देखो, अब मैंने फीफो से क्या कर दिया बच्चों, सॉरी, वेटेड एवरेज। अब इसका मटेरियल इफेक्ट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्या क्या बताना पड़ेगा, इन्वेंटरी इतनी चेंज हुई, प्रॉफिट इतना चेंज हुआ, ठीक है। फीफो से वेटेड एवरेज चेंज किया, ठीक है, बट इस बार बाई चांस ईयर एंड पे सारी इन्वेंटरी बिक गई, बढ़िया बम्पर सेल हुई, तो क्या होगा, अभी मटेरियल इफेक्ट नहीं है बट एक्सपेक्टेड टू हैव, रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव मटेरियल इफेक्ट इन लेटर पीरियड, तो फैक्ट तो बता दो, क्या बता दो, फैक्ट कि हमने चेंज कर दिया, आगे आएगा, ठीक है। अब है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का मतलब क्या है, एस बताता ही नहीं है, एस क्या है बताता ही नहीं है, लेकिन मैं आपसे 2-3 एग्जांपल लेके क्लियर करना चाहता हूं कि कहीं आप उसको प्रायर पीरियड आइटम ना डाल दो। सुनो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का ट्रीटमेंट क्या होगा बताओ, सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, मटेरियल इफेक्ट है तो क्या है, अमाउंट एक एक चीज की बताओ, और अभी मटेरियल नहीं है आगे मटेरियल है तो क्या है, फैक्ट्स नोट्स में लिख सकते हो, वो तो नोट्स में लिख सकते हो। अब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट पढ़ते हैं, इसके लिए आप मेरे को बताओ, मैंने पिछली बार प्रोविजन फॉर सेल करी थी, और उधार सेल करी थी 5 लाख की, जिसका डेटर अभी भी खड़ा है, और मुझे मैंने डेटर जिसके अभी भी बाकी है, मुझे लगा 10,000 डूब जाएंगे, मैंने कितने का प्रोविजन बनाया, 10 का, अगले साल 12 डूब गए, तो मेरे को 2,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ेंगे अगले साल P&L में, क्योंकि 10 तो यहाँ चार्ज कर दी। इज देयर, वॉज देयर एनी एरर इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, ठीक है, पिछली बार का खर्चा यहाँ आ रहा है, लेकिन ये क्या नहीं है, प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, तो क्या होगा, बोलो, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये तो था ही एस्टिमेट, 10,000 तो था ही, क्या एस्टिमेट ही तो था, बोलो बच्चों। अच्छा, मैंने एसेट की लाइफ ली थी कितनी, 10 साल, और 100 रुपए की एसेट थी, मैं हर साल कितना डेप लगा रहा था, 10 10 10 10 10, ठीक है। 8 साल के बाद एसेट खत्म हो गई, 8 साल के बाद क्या हो गई, एसेट खत्म हो गई, तो क्या हुआ, 20 रुपए का क्या आने लग गया, लॉस। अगर शुरू से ही क्या होता, 80 की रह जाएगी ना कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट रह जाएगी 80 की, और 20 का क्या आएगा, लॉस। अगर एस्टिमेट ही सही लिया होता तो क्या होता, मैं डेप कितना लगाता, ये पता नहीं लग सकता मुझे, ये क्या नहीं लग सकता, पता नहीं लग सकता, लेकिन ये क्या है, तो अब इतना लेट जाकर देखो, किसी मान लो 500 करोड़ का प्लांट है, 20% खर्चा एक ही साल में आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगी ना, 4 साल बाद ही पटाखा मार जाए तो 60% खर्चा एक ही साल में आ जाए, तो एस क्या बोल, समझ रहे हो क्या, क्या हुआ, वो आईफोन देख रहा है पटाखा मार जाए, क्या हुआ, तो जैसे 4 साल बाद ही एसेट में खराबी होगी तो 60% खर्चा एक साल में आएगा, तो एस 10 क्या बोलेगा, हर साल क्या करो, रिवाइज लाइफ को क्या करो, री एस्टिमेट। 2 साल बाद आपने 80 कर दी, 2 साल बाद आपने कितनी कर दी, 80। अब देखो आगे लाइफ चेंज तो नहीं होगी, आपने कितनी मान रखी है, 10 साल, अब मुझे लगता है आगे कितने साल ही है, 5 साल, तो आगे का डेप कितना आएगा, 16। नहीं तो वो सारा एक साल में ही आएगा जिस साल बेचेंगे, समझ पा रहे हो क्या, 1 मिनट, 100 रुपए की एसेट है, 10 10 10 10 डेप लगाया, 40, और अब इधर एक साथ खराब हो गई एसेट, तो क्या होगा, 60 रुपए का लॉस। तो ये गलती है ना कि आप क्यों नहीं चेंज कर रहे, एस्टिमेट बार बार चेक कर दो भाई, आपको स्टार्टिंग में लग रहा है 10 साल चलेगी, लेकिन दूसरे तीसरे साल तो क्लैरिटी आने लगी होगी ना एसेट की लाइफ के बारे में,
तो आपको 3 साल बाद आप क्या करो, री एस्टिमेट। अब आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर कितनी चलेगी आगे 3 साल बाद, 5 साल ही और चलेगी, तो 3 साल बाद कैरिंग अमाउंट कितनी है, अब आगे कितना आएगा 14। तो अब ये जो डेफ 10 10 10 आ रहा था और वो 14 14 हो गया, वो क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। जो आपकी लाइफ के एस्टिमेशन क्या हो गया, चेंज। जो लाइफ का एस्टिमेशन क्या हो गया, चेंज। तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब क्या है, समझ गए। पिछले साल गलती की थी, आप उसी समय सोचे थे, जैसे आपने वारंटी सेल की है और आपने प्रोविजन बनाया है। मैं बोलता हूँ कि जिसका भी प्रोडक्ट 1 साल में खत्म हो जाएगा वो वापस लेकर आएगा, तो AS 37 क्या बोलेगा कि इसका वारंटी सेल का क्या बनाना है, प्रोविजन। अब अगले साल कम ज्यादा देना पड़ा, तो ये सब चीजें क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। इसको ये एस बोलता ही नहीं है डिस्क्लोज करो, ये एस क्या बोलता है, शुड बी इंक्लूडेड। शुड बी इंक्लूडेड का मतलब बस ले लो इसका इंपैक्ट P&L में, अलग से सेपरेटली डिस्क्लोज ही मत करो। किस साल में, अगर चेंज अफेक्ट्स द पीरियड ओनली, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वारंटी क्लेम, जब चेंज आगे के और फ्यूचर के सभी पीरियड्स को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, तब जैसे बोलो चेंज इन यूजफुल लाइफ, पक्का। अब ये साथ में क्या लिखता है, अगर मटेरियल इफेक्ट है तो उसको क्या कर देना, डिस्क्लोज कर देना। मटेरियल है तो डिस्क्लोज करो, अदरवाइज डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं। डिस्क्लोज मतलब अलग से बताओ और दिखाओ, सामने सामने दिखाओ। इंक्लूड तो करना ही पड़ेगा, इंक्लूड तो क्या है, करना ही पड़ेगा, पक्का। और दूसरा क्या है, इफेक्ट्स को उसी क्लासिफिकेशन में यूज करके बताना। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट शुड बी classified using the same classification in the statement of P&L as was previously used। उसी क्लासिफिकेशन में यूज करके बताना जो पहले यूज की थी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का। सुनो मेरी बात को, इसका क्वेश्चन है 100 रुपए की यहाँ इन्वेंट्री थी और उसमें आग लग गई थी, लेकिन पूरी डिस्ट्रॉयड नहीं हुई थी, और इसकी यहाँ वैल्यू कितनी रह गई थी, 30 रुपए। ये एस्टिमेटेड थी, इसमें 100 में आग लग गई थी, आग लगाऊं, ये लो पीली पीली आग लगा दी, ठीक है, रुक जा तो, ठीक है। तो 100 रुपए की इन्वेंट्री थी और इसमें आग लग गई, तो इस बार मैंने लॉस बाय फायर कितना बताया होगा, 70। और लॉस बाय फायर को मैंने पक्का क्या दिखाया होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। ये मेरा एस्टिमेशन था, 30 रुपए, कोई पता थोड़ी है, बिका तो है ही नहीं ना, एस्टिमेशन था। अब अगले साल भी ये बिका नहीं और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10। अगले साल भी ये एस्टिमेशन ही तो चेंज हुआ, उस समय भी तो सोचा ही था, तो ये क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अगर मैं इसको कुछ नहीं करता ना, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडजस्ट हो जाएगा, बाकी चीजें छोड़ दो। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक में कितने रुपए बुक हो जाएंगे, ओपनिंग में ये 30 से है, परचेज है जितनी है मान लो 0 एक बार, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 10, तो 20 रुपए का खर्चा ऐसे बुक हो जाएगा। 20 रुपए का खर्चा कैसे बुक हो जाएगा, COGS में। जबकि पिछली बार ये क्या दिखाया गया था, अब नॉर्मल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखो सुन लो, अब नॉर्मल कोई वर्ड ही नहीं है, मेरे से निकल गया, आपको छोटी क्लासों में पढ़ाते हैं ना फाउंडेशन वालों को, अब नॉर्मल तो उससे निकल गया। अब नॉर्मल कोई वर्ड ही नहीं है AS5 में, पूरा AS5 पढ़ लेना, कंट्रोल F मार लेना, अब नॉर्मल वर्ड ही नहीं है। क्या वर्ड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अब बताओ ये कैसे शो हो गया, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो ही नहीं हुआ। पिछली बार तो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया था, बिफोर और आफ्टर करके बताया होगा पक्का। तो इस बार भी इसको कहां से हटा दो, COGS में से, ओपनिंग इन्वेंट्री में से हटा दो, क्लोजिंग इन्वेंट्री में से हटा दो, और अलग से ही क्या शो करना है, लॉस बाय फायर कितने रुपए, 20। और यही है, क्योंकि लॉस बाय फायर तो 100 की चीज अब 10 में बिक पा रही है, तो लॉस बाय फायर 90 था, 70 पहले बता दिया, 20 अब बता। तो ये कह रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को क्या करना है, मतलब सॉरी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट को उसी हेडिंग में बताना है जिस हेडिंग में आपने पिछली बार बताया था, जिस हेडिंग में आपने पिछली बार बताया था। तो अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री 500 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 700 है, ठीक है, इसके अंदर ये इंक्लूड है। तो आप ओपनिंग इन्वेंट्री कितना लिखोगे, 470, और ये कितना लिखोगे, 690। तो चेंज इन इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिस भी नाम से दिखा रहे हो, तो वो कितना लिखा जाएगा, 470 और 690। यहाँ वाले फॉर्मूले में कितनी लोगे, 500 में से 30 हटा दो, 700 में से 10 हटा दो, 470 और 690। और ये जो है अंतर, 30 की वैल्यू 10 होगी, वो अलग से ही प्रीवियस क्लासिफिकेशन वाले में आएगी। गॉट इट, पक्का। अब ये थोड़ा सा क्या है, पढ़ देना। चेंज इन कंपनी का एस्टिमेट क्या नहीं होता, अप्रोक्सीमेशंस होता है, बार बार रिवाइज इंफॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, ये रिवीजन हो जाते हैं, पक्का।
कोई नई इन्फॉर्मेशन आ गई आपके पास, मोर एक्सपीरियंस हुआ एसेट के साथ तो लाइफ का पता लगा, कोई सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट आ गए, जैसे आपका आईफोन की वैल्यू कम होगी, जैसे नए वाला आ गया, वैल्यू क्या मतलब लाइफ कम रहेगी अब, पक्का। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं होती या प्रायर पीरियड आइटम्स नहीं होती, ठीक है। ये ज्ञान है, ये लिखना पड़ेगा जब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट आया, हालांकि आज तक पूछा नहीं, पक्का। तो कब कब होता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये 3 वर्ड याद रख लेना। पहला क्या है, नई इंफॉर्मेशन, मोर एक्सपीरियंस और सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट, पक्का। पक्का क्या, कितने टाइम का हो गया वीडियो। लव यू सो मच, बाय बाय।